हेलो फ्रेंड्स, वन स्टॉप सॉल्यूशन के डेली करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं बिना फालतू बात किए हुए। ठीक है, चलिए। पहला क्वेश्चन क्या है? विच इंडियन स्टेट अनवील्ड इंडियाज फर्स्ट ग्लास सी ब्रिज? ग्लास सी ब्रिज, ध्यान रखें, ग्लास सी ब्रिज कनेक्टिंग द तिरुवल्लुर स्टैचू एंड विवेकानंद रॉक मेमोरियल। किस भारतीय राज्य ने तिरुवल्लुर प्रतिमा और विवेकानंद रॉक मेमोरियल को जोड़ने वाले भारत के पहले ग्लास समुद्री पुल का अनावरण किया है? तो कौन किया है? ये किया है तमिलनाडु। ठीक है, कौन किया है? तमिलनाडु। नेक्स्ट, विच टीम won द संतोष ट्रॉफी बाय डिफीटिंग केरला इन द फाइनल? तो कौन फाइनल में केरला को हराकर किस टीम ने संतोष ट्रॉफी जीती है? तो कौन जीता है? वेस्ट बंगाल। अब संतोष ट्रॉफी किस में होता है? फुटबॉल में। ठीक है, और इसका पहला संतोष ट्रॉफी का पहला इवेंट कब हुआ था? तो ये हुआ था 1941 में। और सबसे ज्यादा बार कौन जीता है इसको? तो सबसे ज्यादा बार भी जीता है वेस्ट बंगाल ही। कितना बार जीता है? 33 टाइम्स। ठीक है, 33 टाइम्स जीता है वेस्ट बंगाल में। और किसको हराया? तो हराया ये केरल को हराया, ये इसको केरल को हरा दिया। ठीक है, नेक्स्ट, विच टू प्लेयर शेयर द 2024 वर्ल्ड ब्लिज चेस चैंपियनशिप टाइटल? 2020 विश्व ब्लिज शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किन दो खिलाड़ियों ने साझा किया? मतलब ये क्या हो गया? मेल कैटेगरी में टाई हो गया। तो किसके बीच टाई हुआ है? तो मैग्नस कार्लसन एंड यान नेपोम नियाची के यान नेपोम नियाची के बीच क्या हो गया? टाई अप हो गया। ठीक है, तो ये आप सभी को पता होगा, मैग्नस कार्लसन कहां के खिलाड़ी हैं? तो नॉर्वे के, नॉर्वे। और ये कहां के हैं? यान निपोम नियाची, ये है रसिया के। ठीक है, ये हो गए रसिया के। और ये तो हो गया मेल कैटेगरी। मेल कैटेगरी में टाई हो गया। और फीमेल कैटेगरी में कौन जीता? फीमेल में कौन जीता है? तो ये है फीमेल वाले। कौन है? ये है जू बेंजुन। कहां की है? चाइना की। ठीक है, तो मेल हो गया, मेल में टाई हो गया, फीमेल में जू बेंजुन हो गई चाइना की। अच्छा, ये जो चेस के लिए इंटरनेशनल बॉडी कौन सा है? तो ये है फाइड। फाइड इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। ठीक है, इसकी स्थापना 1924 में हुई। और इसका हेडक्वार्टर कहां है? तो लुसाने है। लुसाने इसका हेडक्वार्टर है। और स्विट्जरलैंड में ये लुसाने शहर पड़ता है। Which traditional Bosnian art form was added to UNESCO National Inventory of Intangible Cultural Heritage in December 2024? दिसंबर 2024 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में पारंपरिक बोस्नाई कला को जोड़ा गया है। कौन है ये? तो ये सेब्डा लिंका है। क्या है? ऑप्शन फर्स्ट, सेब्डा लिंका। अब क्या है ये? यूनेस्को। बात आती है यूनेस्को की, कब बना? 1945। हेडक्वार्टर पेरिस।
पेरिस, फ्रांस की कैपिटल पेरिस है। और इसके हेड कौन है? तो हेड है ऑड्रे अजूले। ऑड्रे ठीक है, इसके हेड हो गए ऑड्रे अजूले। अब इंटेंजिबल, अब क्या है? बोस्नियन आर्ट। ठीक है, तो ये एक बोस्नियन कंट्री है, इसको बोलते हैं हर्जेगोविनिया और बोस्निया। ठीक है, ये एक ही कंट्री है। ये किस में पड़ता है? ये बाल्कन यूरोपियन कंट्री है और ये बाल्कन पेनिनसुलर का पार्ट है। ठीक है, कहां है? बाल्कन पेनिनसुलर। ठीक है, बाल्कन पेनिनसुलर का पार्ट है। अभी अमूर्त धरोहर, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, अमूर्त, इसको हिंदी बोलते हैं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। ठीक है, तो ये किसको, इसको, ये क्या होता है? ये होता है जिसको हम छू नहीं सकते, उसको बोलते हैं इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, और इसमें टोटल भारत के 15 साइट है। कितना है? 15। इंटेंजिबल कल्चरल में भारत कितने हैं टोटल? 15। ठीक है, 15 में अभी जो लास्ट 15 में 50 जो गुजरात का गरबा डांस है 15 में है। और 14वां कौन है? 14th नंबर का है कलकत्ता का दुर्गा पूजा। और 13th नंबर का जो है वो कुंभ मेला है, जो कुछ 2017 में ऐड किया गया था। तो ये पूछा जा सकता है कि कभी कुंभ अभी होने वाला है, तो इसलिए 13th नंबर का याद रखिएगा। अभी हो सकता है पूछिए आपसे, 13th नंबर का है कुंभ मेला, जिसको ऐड किया गया था 2017 में। हो गया। और टोटल 15 साइट है इंडिया के। Who has been appointed the officiating director general of the CRPF following the retirement of अनीश दयाल सिंह? ठीक है, अनीश दयाल सिंह की सेनानिवृत्ति के बाद सीआरपीएफ के कार्यवाहक महानिदेशक किसको बनाया गया है? ठीक है, तो किसको बनाया गया है? तो ये बनाया गया है बिठुल कुमार को। ठीक है, किसको? बिठुल कुमार। अब सीआरपीएफ कब बना? 1939 में। ठीक है, फुल फॉर्म होता है इसका। ये एक भारत की पैरामिलिट्री फोर्सेस है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को रिपोर्ट करती है, मतलब गृह मंत्रालय के अंदर आता है। ये सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, और ये गृह मंत्रालय के अंदर काम करती है। Which scheme has the Union Cabinet approved the continuation of until 2025 to 26 with a 515.71 करोड़ आउटले? ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 69,515.71 करोड़, ठीक है, 71 करोड़ डॉलर नहीं है, ठीक है, के साथ किन योजनाओं को 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी है? ठीक है, तो किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है, ऑप्शन नंबर है सेकंड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एंड रिस्ट्रक्चर्ड वेदर वेस्ट क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। ऑप्शन नंबर सेकंड है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, 2016 में लॉन्च हुआ था। वैसे मैं एक वीडियो आपके सामने लेकर के आऊंगा जिसमें अभी तक के जो मेन स्कीम है, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, उसके क्या क्या फीचर है, कब लॉन्च हुआ, तो सारी बात मैं उस वीडियो में आपको डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, चलिए, जो बहुत ही गवर्नमेंट स्कीम अभी एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है, क्योंकि अभी आप पेपर देखोगे एनटीपीसी का पेपर, तो हर एक पेपर में आपको गवर्नमेंट स्कीम के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, Which veteran filmmaker will receive the Padam Pani Lifetime Achievement Award at the Ajanta Ellora International Film Festival 2025?
अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में किस अनुभवी फिल्म निर्माता को पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला? किसको मिला? इसको साई प्रांजपे को मिला है। किसको मिला है? और ये कहां हुआ? ये हुआ महाराष्ट्र में एक डिस्ट्रिक्ट है संभाजीनगर डिस्ट्रिक्ट, वहीं पे हुआ। ये कहां हुआ? संभाजी नगर। ठीक है। Which specialized agency achieved the 100% conviction rate in 2024, convicting 68 accused in 2025 cases? किस विशेष एजेंसी ने 2024 में 25 मामलों में 68 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 100% सजा दर हासिल की? तो किसको कौन किया? ये कौन अचीव किया है? तो ये किया है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, NIA। अब ऑप्शंस देख लेते हैं। सीबीआई कब बना? 1963। ठीक है। ईडी जो काफी न्यूज में अभी रहता है, आप लोग को पता होगा, 1956। कैसे यूज किया जाता है इसको, ईडी को? आईबी कब बना? 1887। इंटेलिजेंस ब्यूरो एनआईए कब बना? 2008 में। ठीक है। इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या होता है? जो देश के आंतरिक सुरक्षा को ये सुपरवाइज करता है, ओवरसीज करता है। ठीक है। कौन? इंटेलिजेंस ब्यूरो 1887 में। बाकी सीबीआई को पता ही है, ईडी पता है आपको। फाइनेंस के जो जितने भी केसेस होते हैं सब ईडी के द्वारा देखा जाता है। ईडी की एक बात ध्यान रखेंगे, जो ईडी होती है, ये ईडी इन्फोर्समेंट ऑफ डायरेक्टोरेट, इन्फोर्समेंट ईडी किसके अंदर वर्क करती है? तो वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, वर्क अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। फाइनेंस मिनिस्ट्री वर्क्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, राजस्व विभाग, उसी के अंदर ईडी काम करती है। चलिए। Who recently assumed the charges as a CEO of UIDAI while continuing as a additional secretary in MeitY? ठीक है। ये क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये हो गया। ठीक है। UIDAI इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है। यूआई किसको बनाया गया है? ये बनाया गया भुवनेश कुमार को। ठीक है। भुवनेश कुमार को इसका कार्यभार सौंपा गया है। अब आते हैं UIDAI। ठीक है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। और ये कब बना था? 2019 में। ठीक है। और इसको लीगल कब बनाया गया, मतलब इसको लीगल सपोर्ट कब दिया गया? तो एक एक्ट लाया गया था 2016 में, आधार एक्ट। ठीक है। आधार एक्ट आया 2016 में। आधार एक्ट 2016 के द्वारा UIDAI को एक लीगल सपोर्ट दिया गया, मतलब इसको वैलिडिटी प्रदान किया गया। ठीक है। अब UIDAI आपको पता है कि आधार कार्ड सबके पास है, तो आधार कार्ड कितने डिजिट का होता है? तो आधार जो कार्ड होता है, आधार नंबर कितने डिजिट का होता है? तो 12 नंबर का। कितना होता है? 12 डिजिट। ठीक है। 12 डिजिट। अच्छा, अभी ये न्यूज में इसलिए था, अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है कि आधार कार्ड सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड इज नॉट यूज्ड एज ए एज प्रूफ।
ठीक है। आधार कार्ड को आप एज प्रूफ के लिए यूज नहीं कर सकते, मतलब आपको कहीं पे अपना एज वेरीफाइड करना है तो वहां पे आप आधार कार्ड का यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आधार कार्ड आप एज प्रूफ के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो किसका यूज करेंगे? तो एज प्रूफ के लिए सबसे बेहतरीन, सबसे जो बेहतर डॉक्यूमेंट होता माना गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो क्या है? एसएलसी। एसएलसी, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। जब स्कूल आप छोड़ते हैं, स्कूलिंग छोड़ते हैं, तो उस समय एक आपको सर्टिफिकेट दिया जाता होगा, उसको बोलते हैं एसएलसी। तो आधार के लिए वैलिड जो एज प्रूफ जो डॉक्यूमेंट है आपका, वो क्या है? एसएलसी, एज पर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसको हम आधार कार्ड को सिटीजन के लिए भी सिटीजनशिप के लिए भी यूज नहीं करते हैं, ठीक है। In September 2024, India surpassed which milestone in renewable energy capacity? ठीक है, ये हो गया 200 गीगावाट। अब इसका टारगेट है कि 2030 तक इसका टारगेट है कि कहां तक? 500 गीगावाट करना है। मतलब 2030 तक 200 गीगावाट से 500 गीगावाट तक करना है इसको रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। अब रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है? तो रिन्यूएबल एनर्जी जिसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, बार बार जो रिसोर्सेस को हम बार बार यूज करते हैं उसको बोला जाता है रिन्यूएबल एनर्जी। जैसे सोलर एनर्जी, क्या हो गया? सोलर एनर्जी हो गया। फिर हाइड्रो एनर्जी हो गया, पानी से चलता है जो बिजली पानी से जो बिजली पैदा किया जाता है, हाइड्रो हो गया। उसके बाद हो गया जियोथर्मल, हो गया जियोथर्मल एनर्जी हो गया, ठीक है। उसके बाद विंड एनर्जी हो गया। तो ये सब क्या है? ये सब रिन्यूएबल एनर्जी के कैटेगरी में आता है। चलिए, विच रिनॉर्ड बोटनिस्ट नोन फॉर ट्रांसलेटिंग हॉर्टस मालाबारिकस इनटू इंग्लिश एंड मलयालम पास्ड अवे एट 86। हॉर्टस मालाबारिकस का अंग्रेजी और मलयालम में अनुवाद करने के लिए जाने जाने वाले किस प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्री का 86 वर्ष आयु में निधन हो गया? तो कौन थे ये थे के.एस. मनीलाल, ठीक है, के.एस. मनीलाल। अब ये क्या चीज है हॉर्टस मालाबारिकस? तो हॉर्टस मालाबारिकस ये मालाबार रीजन में जो भी मेडिसिनल प्लांट है ना, उस मेडिसिनल प्लांट मतलब जो भी आयुर्वेदिक जो मेडिसिनल प्लांट मतलब जो दवाई के रूप में जिसको यूज किया जाता है, उसका पूरा वर्णन इस हॉर्टस मालाबारिकस डॉक्यूमेंट में है। मतलब ये लैटिन में है। किसमें है ये लैटिन में डॉक्यूमेंट है। लैटिन मतलब ये हॉर्टस मालाबारिकस लैटिन लैंग्वेज में लिखा गया है। तो इसी को इन्होंने क्या किया था? इंग्लिश और मलयालम में ट्रांसलेट किया था के.एस. मनीलाल ने, ठीक है। और जिनको नहीं पता है मालाबार रीजन कहां है, तो ये है मालाबार रीजन। ये है हाफ पार्ट ऑफ इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया मतलब प्रायद्वीपीय भारत। और प्रायद्वीपीय भारत क्या है? ये केरल। ये स्टेट क्या है? केरल। केरल में जो ये रीजन है ना, ये रीजन, इसी को बोलते हैं हम मालाबार रीजन, ठीक है। Who is the recipient of the गंगाधर नेशनल अवार्ड फॉर पोएट्री 2023? तो कविता के लिए गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 के प्राप्तकर्ता कौन है? तो ये है प्रतिभा सतपथी, ठीक है। ये उड़िया लैंग्वेज की पोएट है। किसकी है? उड़िया, ठीक है, उड़िया लैंग्वेज की ये पोएट है। नेक्स्ट है विच रिनॉर्ड संस्कृत स्कॉलर ऑनर्ड विद द पद्म श्री एंड नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर पास्ड अवे इन दिसंबर 2024। पद्म श्री और नाइट ऑफ लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किस प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान को दिसंबर 2024 में निधन हो गया? तो किसका हो गया? ये थे पियरी सेल्वेन फिलोजेट, ठीक है, ऑप्शन सेकंड। ये कहां के हैं? ये फ्रांस के थे, फ्रांस। ये फ्रांस के नागरिक हैं और
ये नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर, ये फ्रांस के द्वारा ही, ये फ्रेंच गवर्नमेंट, फ्रेंच गवर्नमेंट के द्वारा ये अवार्ड जो है दिया जाता है। और पद्मश्री आपको पता होगा कि भारत सरकार देती है, इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। और ये संस्कृत के स्कॉलर थे। विच ईयर हैज द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डेजिग्नेटेड एज द ईयर ऑफ रिफॉर्म टू मॉडर्नाइज द आर्म फोर्सेस? रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए किस वर्ष को सुधार वर्ष के रूप में नामित किया है? तो कौन किया है? तो कब किया है? 2025 को, ठीक है। 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसको डेजिग्नेट किया, किस ईयर में? ईयर ऑफ रिफॉर्म, ठीक है। चलिए, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो आप लोग देख नहीं रहे वीडियो को देखिए, थोड़ा सपोर्ट करिए, ठीक है, ताकि हम और मोटिवेट होकर के थोड़ा सा और बेहतर कंटेंट आपके लिए हम ला सके, ठीक है। थैंक यू।